हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। आई एम डॉक्टर आदिल मिर्ज़ा। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, स्नेक बाइट। तो मोस्टली इंडिया में जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट डर की वजह से मर जाते हैं या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से, झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाने की वजह से। तो आज हम लोग देखेंगे कि इंडिया में कितने तरह के पॉइजनस स्नेक्स होते हैं और उनका कैसे मैनेजमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में मोस्टली ये 4 तरह के पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं। जो फर्स्ट स्पीसीज है उसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल कोबरा। इसके आप देख सकते हैं हुड पे ये चश्मे जैसा निशान होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेकल कोबरा। जो सेकेंड वैरायटी है पॉइजनस स्नेक की वो होती है करैप। ये ब्लैक कलर का होता है और इस पे वाइट वाइट पट्टियां होती हैं, वाइट वाइट धारियां होती हैं, ठीक है। और थर्ड जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं रसल वाइपर, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो है ये सॉ स्केल्ड वाइपर। ये मेनली 4 तरह के पॉइजनस स्नेक इंडिया में पाए जाते हैं। और जो एंटी वीनम जो बनाया गया है इंडिया में, ये मेनली इन्हीं चारों पॉइजनस स्नेक के वीनम के अगेंस्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंडिया में जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। कितने कैटेगरी के पॉइजनस स्नेक्स इंडिया में पाए जाते हैं उनको हम मेनली 3 फैमिली में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फैमिली होती है इलेपिडी, ठीक है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स आते हैं। जो न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा एंड क्रैब, ठीक है। कोबरा एंड क्रैब ये 2 आते हैं इसमें न्यूरोटॉक्सिक में, ठीक है। नेक्स्ट जो फैमिली है वो वाइपरेडी। तो इसमें आप देख सकते हो वस्कुलोटॉक्सिक या हीमोटॉक्सिक भी बोलते हैं इसको हम, हीमोटॉक्सिक, ठीक है। तो इसमें नाम से ही क्लियर हो रहा है वाइपरेडी यानी वाइपर्स आएंगे इसमें, ठीक है। एंड आप देख सकते हो वी फॉर वाइपर्स एंड वी फॉर वस्कुलोटॉक्सिक, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होगी हाइड्रोफाइडी। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, पानी। और ये सी स्नेक्स होते हैं, सी स्नेक्स होते हैं जो कि कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। एंड ये होते हैं मायोटॉक्सिक, ठीक है। तो इंडिया में तो 3 ये मेन कैटेगरी के पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। अब हम पॉइजनस स्नेक एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइजनस स्नेक देखते हैं। जो सरफेस ग्राउंड से टच होती है उसको हम बेली सरफेस बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक के बेली सरफेस पर जो स्केल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं एंड एंड टू एंड यानी कि एक साइड से दूसरे साइड को टच कर रहा होता है, ठीक है। जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक में जो बेली सरफेस पे जो स्केल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं, ठीक है। और टच नहीं करेगा। यहाँ पे जो होगा पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल होगा, ठीक है। दोनों साइड को टच करेगा, यहाँ पे छोटे छोटे होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे हेड स्केल्स। हेड पे जो स्केल्स होते हैं पॉइजनस स्नेक में, हेड पे इसका उल्टा हो जाता है, बेली का उल्टा हो जाएगा हेड में। यानी पॉइजनस स्नेक्स में जो हेड पे स्केल्स होगा वो स्मॉल होगा, है ना। एंड जो नॉन पॉइजनस में हेड स्केल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, ठीक है, लार्ज होते हैं। और फैंग्स, देखिए फैंग्स होते हैं यानी जो जहर वाले दांत जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो अंदर से खोखले होते हैं, कैनलाइज्ड होते हैं, ठीक है। और वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं पॉइजन ग्लैंड से, ठीक है। तो ये पॉइजनस स्नेक्स में होते हैं। एंड नॉन पॉइजनस स्नेक्स में के जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट होते हैं एंड सॉलिड होते हैं, फैंग्स नहीं होंगे, ठीक है। इसी तरह जब टेल देखेंगे हम तो पॉइजनस स्नेक की टेल जो होती है कंप्रेस्ड होती है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक की जो टेल होती है वो कंप्रेस्ड नहीं होगी, ठीक है। हैबिटेट्स में हम देख सकते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक जो होते हैं जनरली नॉक्टर्नल होते हैं यानी रात में मोस्टली निकलते हैं, जबकि नॉन पॉइजनस दिन रात कभी भी दिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जब इनका जो बाइट मार्क होता है तो पॉइजनस स्नेक का आप बाइट मार्क देख के आप पहचान सकते हो। पॉइजनस स्नेक का बाइट मार्क फैंग्स की वजह से 2 ऐसे बड़े बड़े निशान दिखेंगे। ऑलमोस्ट 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2 आपको ऐसे निशान दिखेंगे जहाँ पे बाइट कर रखा होगा। जबकि नॉन पॉइजनस में फैंग्स नहीं होते, इनके ढेर सारे मल्टीपुल टीथ होते हैं। मल्टीपुल टीथ की 2 रोज आपको ऐसे मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको फैंग मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको हम फोटो में भी देख सकते हैं इस तरह से कि जो ये नॉन पॉइजनस या नॉन विनेमस स्नेक है तो इसका जो स्नाउट होता है, जो ये आगे का जो पोर्शन होता है ये थोड़ा राउंडेड होता है, ठीक है। जबकि पॉइजनस में ये थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ठीक है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस होगा कि जब हम आईज में देखेंगे तो जो इनकी प्यूपिल्स होती है नॉन पॉइजनस में ये राउंडेड होती है, जबकि पॉइजनस में ये वर्टिकल होती है, ऐसे होती है, लंबी लंबी होती है, ठीक है। और तीसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एक पिट होगा, ठीक है। यहाँ पे एक गड्ढे जैसा होगा पॉइजनस में, जबकि नॉन पॉइजनस में कोई गड्ढा नहीं होगा, ठीक है। अब इसका हेड स्केल्स हम देख सकते हैं। नॉन पॉइजनस में
हेड स्केल्स कैसे हैं, ये बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जो हेड स्केल्स होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। जबकि पॉइजनस में का जो हेड स्केल्स होता है वो थोड़ा कंपेरेटिवली छोटा होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा हेड में, आप देख सकते हैं कि नॉन पॉइजनस का जो हेड होता है वो थोड़ा सा कम ट्रायंगुलर होता है, जबकि पॉइजनस स्नेक का जो हेड होता है मोर ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। ये थोड़ा ट्रायंगल शेप में है, आप ये देखिए कोनिकल शेप कह सकते हो, ठीक है। और इनका थोड़ा लेस कोनिकल होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आप बेली स्केल्स भी देख सकते हैं, जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा है। तो नॉन पॉइजनस स्नेक का जो बेली स्केल्स होते हैं, देखिए ये छोटे होंगे एंड ये एंड टू एंड टच नहीं करेगा, यानी यहाँ पे मिडिल में आके खत्म हो जाएगा, ठीक है। जबकि पॉइजनस में आप देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक सिंगल स्केल्स हैं और ये बड़े बड़े स्केल्स हैं और ये एंड टू एंड टच कर रहे हैं। जो नेक्स्ट डिफरेंस पीछे अभी हम लोगों ने देखा है टेल में, तो आप ये देखिए जो इनकी जो ये टेल है ये बैक साइड में ये कैसी होती है, ये कंप्रेस्ड होती है पीछे। जबकि नॉन पॉइजनस में जो टेल्स होती है ये कैसी होगी, राउंडेड होगी, कंप्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो मेन डिफरेंस है जिसको हम देख के पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इनको हम पहचान सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइजनस स्नेक का ये फैंग है, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है ये फैंग है। और ये फैंग के अंदर आप देख रहे हैं ये कैनाल बनी हुई है, ठीक है, ये कैनलाइज्ड है। और ये इसके पीछे ये देखिए ये पॉइजन ग्लैंड है, ठीक है। तो ये पॉइजन ग्लैंड वाया कैनाल ये फैंग से कनेक्टेड होती है। जैसे ये बाइट करता है ये अगले बंदे के अंदर ये अपना पॉइजन इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये पॉइजन ग्लैंड हो गई, ये कैनाल है और ये फैंग्स है, ठीक है। तो ये फैंग्स है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस वाले फोटो में भी आप देख सकते हो ये पीछे ये इनकी पॉइजन ग्लैंड है, ये कैनाल है और ये फैंग्स है, ठीक है। अब हम बाइटिंग मार्क देखेंगे कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस में जो बाइटिंग मार्क होता है वो कैसा दिखता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियर कट दो बाइटिंग मार्क फैंग के निशान ये दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये पॉइजनस स्नेक का बाइट मार्क है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो स्वेलिंग भी है और साथ में दो बाइटिंग मार्क भी दिख रहा है, इसको फैंग मार्क भी बोलते हैं। तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो बाइटिंग मार्क है, दो फैंग मार्क यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये पॉइजनस स्नेक का बाइटिंग मार्क है। ये दो रो आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये आपको एक ये और एक ये, कोई फैंग मार्क यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक एब्रेजन या स्क्रैच मार्क भी है यहाँ पे। तो ये नॉन पॉइजनस स्नेक का बाइट मार्क है। इसमें भी आप देख सकते हो, देखिए छोटे छोटे मल्टीपुल टीथ मार्क्स यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहे हैं और एंड कोई फैंग मार्क नहीं है। तो ये भी नॉन पॉइजनस स्नेक का बाइट है, ठीक है। तो अगर किसी को स्नेक बाइट किया है तो सबसे पहले हम उसका लोकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम एग्जामिनेशन करने पे हमें क्या क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो बाइटिंग एरिया पे उसको ब्लीडिंग मिल सकती है, पेन होगा वहाँ पे। इसके अलावा ब्लूइश डिस्कलरेशन मिल सकता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द लोकल साइट मिल सकती है। उसके अलावा पॉइजनस स्नेक होगा तो स्वेलिंग भी मिलेगी। एंड पॉइजनस स्नेक है, स्पेशली अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है तो पेशेंट की जो अपर आईलिड होगी वो ड्रूप होने लगेगी, ठीक है। पेशेंट चाह के भी अपनी आंखें नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो उसको हम टोसिस बोलते हैं, ठीक है। आंखें उसकी बंद होने लगेगी एंड डबल विजन उसको दिखेगा, यानी डिप्लोपिया की कंडीशन उसको दो दो चीज़ें दिखने लगेंगी। फेशियल वीकनेस हो जाए, बोलने वोलने में उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट हुआ है तो। उसके अलावा लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है, जिस लिम्ब में स्नेक ने बाइट किया, जैसे लोअर लिम्ब में किया वो इंग्वाइनल लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। अपर लिम्ब में अगर बाइट किया है तो एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि पॉइजन इनिशियली लिम्फेटिक रूट से स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो फर्स्ट लिम्फ नोड होगी वहाँ पे एनलार्जमेंट मिलेगा आपको पैल्पेशन करने पे, ठीक है। स्नेक बाइट होने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक अप्रोच होती है, इसको बोलते हैं राइट अप्रोच। हम सबसे पहले राइट अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्या होता है इसमें, आर फॉर होता है रीअश्योरेंस। तो पेशेंट को हम सबसे पहले रीअश्योर करेंगे, उसको बोलेंगे कि आप घबराइए नहीं, आपका इलाज होगा और इलाज होने पे आप ठीक हो जाएंगे, आपकी जान नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पेशेंट को रीअश्योर करेंगे। और अगर नॉन पॉइजनस स्नेक ने बाइट किया है तो हम पेशेंट को और अच्छे से समझा सकते हैं कि आप घबराइए नहीं, जो स्नेक है वो नॉन पॉइजनस है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो इसमें अप्रोच होता है वो होता है आई फॉर इमोबिलाइज द लिम्ब। अगर मान लीजिए लोअर लिम्ब पे बाइट किया है, तो मान लीजिए लोअर लिम्ब पे यहाँ पे बाइट किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पेशेंट को इस लिम्ब को हमको इमोबिलाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक लकड़ी की स्केल या कोई घर पे कोई डंडा या स्टिक मिल जाए तो हम उससे यहाँ पे इसके जस्ट नीचे पैर के नीचे यहाँ पे रख के, और कोई क्रैप बैंडेज या कोई कपड़ा या कोई पट्टी मिल जाए तो
जो बाइट मार्क है उसके जस्ट ऊपर से, ठीक है। इसको हम ऐसे ऐसे थोड़ा जेंटली इसको लपेट देंगे, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इसको इतना टाइट रखना है कि जस्ट सुपरफिशियल जो लिम्फेटिक्स है वो थोड़ा ऑक्लूडेड हो जाए, बट आर्टरी एंड वेन्स ब्लॉक नहीं होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फिंगर को अंदर इंसर्ट करके देखते हैं, एक फिंगर अंदर चली जानी चाहिए, ठीक है। इतना ही टाइट रखना है इसको, ठीक है। और हम ये किस लिए करते हैं, इमोबिलाइज किस लिए करते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट हिलता डुलता रहेगा, अपना हाथ पैर हिलाता रहेगा, तो जो पॉइजन होगा वो बहुत ही तेजी से स्प्रेड होने का चांस रहेगा। तो हम इफेक्टेड एरिया को अगर इमोबिलाइज कर देंगे तो पॉइजन बहुत तेजी से बॉडी में फैल नहीं पाएगा, ठीक है। तो और GH4 होता है गो टू द हॉस्पिटल, यानी हम पेशेंट को इधर उधर हम तांत्रिक और झाड़ फूक वाले के पास नहीं लेके जाएंगे। तुरंत जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल पेशेंट को हम तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट कराएंगे, ताकि पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट जो अप्रोच होती है टी फॉर होता है टेल द सिम्टम टू द डॉक्टर, यानी डॉक्टर को आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपको बताने होंगे, ताकि डॉक्टर को पता चल पाए कि कौन सा टाइप का स्नेक ने बाइट किया है, न्यूरोटॉक्सिक है या हीमोटॉक्सिक है, ठीक है। अब स्नेक बाइट के पेशेंट में हमें क्या क्या चीज़ कभी भी नहीं करना है, हमें क्या नहीं करना है, अप्लाई टॉर्निकेट। जो ओल्ड अप्रोच थी उसमें क्या होता था कि स्नेक बाइट होने पे लोग क्या करते थे, बाइट वाले मार्क के जस्ट ऊपर कोई रबर बैंड से या फिर किसी रस्सी वस्सी से टाइटली उसको बाउंड कर देते थे। लेकिन अब ये प्रैक्टिस ऑब्सोलेटेड हो गई है, अब ये नहीं करते। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर हम टॉर्निकेट या कोई टाइट रस्सी से बांध देंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे स्नेक ने बाइट किया हुआ है, बाइट मार्क है, और आपने किसी बैंडेज से, किसी रबर बैंड से, किसी रस्सी से टाइटली इसको बाउंड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये पूरा आर्टरी एंड वीनस अक्लूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांस रहेगा। और उसके अलावा जैसे ही ये हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे और इस रस्सी को हम जैसे ही खोलेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो है टॉक्सिन सडनली ये पूरी बॉडी में रिलीज होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि एनाफाइलैक्टिक शॉक होने का चांस रहेगा और पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पे कभी भी टॉर्निकेट से या रबर बैंड से टाइटली बाउंड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके अलावा पहले क्या करते थे कि यहाँ पे बाइटिंग साइड पे कट कर देते थे, कट करके यहाँ पे स्क्वीज करते थे, कट करके यहाँ से ब्लड स्क्वीज करते थे। तो ये वाली प्रैक्टिस भी आप नहीं करते हैं, कट करने से यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। स्क्वीज नहीं करेंगे, ठीक है। सकिंग करके यहाँ से पॉइजन बाहर निकालने की कोशिश करते थे, अब वो भी नहीं करना है, ठीक है। सकिंग भी नहीं करना, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में हमें कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिसको घर वालों ने अगर इस तरह से टाइट बैंडेज बांध के या रस्सी से बांध के लेके आए हैं, तो हमको उसको सडनली ओपन नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे एक BP कप हम यहाँ पे बांध देंगे, BP कप, इसको ओपन करने से पहले इसको यहाँ पे एक BP कप बांध देंगे, और BP को हम सिस्टोलिक BP तक बढ़ा देंगे, यानी 120 to 130 तक हम कफ को इन्फ्लेट करेंगे। उसके बाद इसको इस टॉर्निकेट को ओपन कर देंगे। खोलने के बाद हम क्या करेंगे, BP कप को धीरे धीरे 5-5 मिनट 10-10 मिनट के बाद 2-4-5 पॉइंट इसको हम BP को धीरे धीरे डिफ्लेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो रुक रखा है, यहाँ पे जो टॉक्सिन है वो धीरे धीरे रिलीज होगा बॉडी में, जिसकी वजह से एनाफाइलैक्सिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है। क्लिनिकल सिम्टम्स हम देखेंगे कि अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है, जैसे कि कोबरा या करैत, तो इसमें क्या होगा कि अक्सर कोबरा का फैंग मार्क तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है एंड करैत का फैंग मार्क जो होता है उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, तो कभी कभी फैंग मार्क भी क्लियर नहीं दिखता है। तो लेकिन हमको सिम्टम से पता चल जाएगा कि कोबरा या करैत ने बाइट किया हुआ है। तो इनिशियल सिम्टम क्या होगा, जो बाइटिंग साइट होगी उस पर सीवियर पेन होता है, उसके अलावा पैरालिसिस ऑफ द बॉडी, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड होगा, ठीक है। उसको ब्रेथलेसनेस होने लगेगी ड्यू टू रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से, डिप्लोपिया यानी डबल विजन दिखने लगेगा, ठीक है। टोसिस हो जाएगी, यानी आईलिड जो है ड्रॉप होने लगेगी, ठीक है। अगर हम पेशेंट को टाइमली मैनेज नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है। और अगर हीमोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है तो वहाँ पे हमें कैसे पहचान में आएगा कि हीमोटॉक्सिक स्नेक ने बाइट किया है, तो बाइटिंग साइड पे प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, एंड IV लाइन से भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपने कोई IV लाइन डाल रखी है तो वहाँ से भी ब्लीडिंग आपको होती हुई दिखेगी, ठीक है। हीमैचूरिया हो सकता है, यानी लैट्रिन में ब्लड आपको दिख सकता है। उसके अलावा सब कंजक्टाइवल हेमरेज, कंजक्टाइवल आंखों में आपको ब्लड मिलेगा, ठीक है। एपिस्टैक्सिस मिल सकती है, नाक से ब्लड आता हुआ दिखेगा। ब्लीडिंग गम्स, यानी मसूड़ों से आपको खून मिल सकता है, मसूड़ों से खून आता हुआ आपको मिल सकता है। कोगुलोपैथी हो सकती है, यानी कि ब्लड
कोगुलेशन का डिसऑर्डर हो जाएगा। उसके अलावा अल्टीमेटली रेनल फेलियर हो सकता है, ठीक है, रेनल फेलियर हो सकता है, रैप्डोमायोलिसिस हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आपको हीमोटॉक्सिक स्नेक के बाइट करने पे मिलेगा। इसके अलावा हम न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक स्नेक पॉइजन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम 2 टेस्ट भी करते हैं। पहला है हमारा ग्लास कंटेनर टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक जो है ग्लास का कंटेनर या शीशी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम पेशेंट का 5 to 10 ml ब्लड लेके 20 मिनट के लिए हम रख देते हैं किसी जगह पे, ठीक है। इसको अनटच्ड रख देंगे। अगर ये हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट होगा तो 20 मिनट के बाद भी ये ब्लड कोगुलेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड अनकोगुलेटेड रहेगा, ठीक है। तो अगर ये न्यूरोटॉक्सिक होगा तो ब्लड इसका कोगुलेटेड मिलेगा। इसी तरह हम नेक्स्ट टेस्ट जो करते हैं सिंगल ब्रेथ टेस्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन के लिए हम इसको करते हैं। तो इसमें हम रेस्पिरेटरी पैरालिसिस चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। तो नॉर्मल पेशेंट जो होता है वो 1 ब्रेथ में 30 तक काउंटिंग आराम से कर सकता है, एक सांस में। आप उससे कहोगे गिनती गिनने के लिए, काउंटिंग करने के लिए, तो एक सांस में बिना रुके वो 30 तक काउंटिंग कर सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट का पेशेंट है तो एक बार में वो 30 तक काउंट नहीं कर पाएगा। एक बार में वो हो सकता है वो 25 तक काउंट करे, फिर नेक्स्ट टाइम 15-20 मिनट बाद आप टेस्ट करोगे तो 20 तक करेगा, तो फिर हो सकता है 15 तक करे। तो लगातार उसकी जैसे जैसे उसकी रेस्पिरेटरी मसल की पैरालिसिस होगी उसकी जो काउंटिंग होगी वो डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर 15 से कम कर पा रहा है तो ये इंडिकेशन होगा एक तरह से कि हम पेशेंट का रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो रही है। हम ऐसे पेशेंट को हमको अब वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत है। अब पेशेंट हॉस्पिटल में आएगा तो हमें कौन कौन सा टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। रूटीन इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, जैसे CBC, LFT, KFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, CPK हम करा सकते हैं। मसल वेस्टेज होती है तो, मसल का ब्रेकडाउन होता है तो, एंड सारे कोगुलेशन फैक्टर्स हम कराएंगे, PTINR, CTBT, FDP। उसके अलावा यूरिन हिमेचूरिया देखने के लिए हम स्टूल फॉर ब्लड, ठीक है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन हम करवाएंगे। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जाएंगे, वहाँ पे आपको एंटी स्नेक वीनम आपको मिल जाता है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मिल जाता है। ये ड्राइड फ्रीज पाउडर होता है वाइट कलर का और डिस्टिल वाटर के साथ मिलता है। इससे हम ये इंजेक्शन बना लेंगे और 500 ml NS में या फिर DNS में डाल के इसको स्लोली 1 to 2 ml पर मिनट, ठीक है, इस स्पीड से हम पेशेंट को हम देंगे। इनिशियली हम 10 ऑयल हम इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पेशेंट का सिम्टम चेक करते हैं। अगर सिम्टम्स इंप्रूव हो रहा है तो 10 वायल में ही काम हो सकता है। लेकिन इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो हम अप टू 30 वायल तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जब भी हम एंटी स्नेक वीनम हम दें तो हमेशा हमारे पास एंटी हिस्टामिनिक जैसे कि एविल, ठीक है, एविल, एड्रेनालिन इंजेक्शन, इसके अलावा और कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। ये तीनों इंजेक्शन हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि जो एंटी स्नेक वीनम होता है बहुत ही ज़बरदस्त एलर्जी कॉज करता है। तो अक्सर पेशेंट में एलर्जी होने की वजह से एनाफाइलैक्सिस होने के पूरे चांस होते हैं। तो इमरजेंसी ट्रे में ये तीनों इंजेक्शन हमेशा मौजूद होने चाहिए, ये ASV देने से पहले, ताकि अगर कुछ ऐसा चांस लगे तो हम फटाफट पेशेंट को मैनेज कर ले, ठीक है। अगला जो है टेटनस का इंजेक्शन भी हम पेशेंट को ज़रूर लगाएंगे। इसके अलावा हम प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देंगे। इसके अलावा हम जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हुआ है तो वो देंगे। ABG करा लेंगे पेशेंट का। अगर एसिडोसिस है तो हम उसी के हिसाब से पेशेंट को मैनेज करेंगे। इसके अलावा अगर न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट हुआ है तो हम नियोस्टिगमीन भी दे सकते हैं, एट्रोपिन भी दे सकते हैं, IV फ्लूइड देते हैं पेशेंट को ताकि पेशेंट शॉक में ना जाने पाए। और हीमोटॉक्सिक स्नेक बाइट है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है, रेनल फेलियर हो रखा है तो डायलिसिस का भी इंडिकेशन होगा। एंड न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट हो रखा है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट है तो पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ सकता है। थैंक यू।